Hello students, very good morning. Today we are going to learn chapter number 7, that is merits of compassion. बच्चों आज हम merits of compassion जो चैप्टर अपना है चैप्टर 7 उसको हम पढ़ने जा रहे हैं. इस चैप्टर के अंदर जो आपके कुछ वर्ड्स हैं ये न्यू वर्ड्स आप देखें. कॉम्पैशन का मतलब होता है दया, सहानुभूति. फॉलिएज का मतलब होता है पत्तियाँ. मारिड का मतलब होता है अनगिनत. स्कैम्पर्ड मतलब भागना. ब्लिस्टरिंग तेज झुलसा देने वाली, जला देने वाला. एगोनी का मतलब होता है कष्ट. विदर्ड का मतलब होता है मुरझाना. एक्सोडस मतलब विदाई या कूच करना यानी निकल जाना वहाँ से. फैनेटिक का मतलब सनकी. कॉलमनी मतलब निंदा करना. प्रेडिकमेंट का मतलब होता है हालात या फिर अवस्था. डिस्टिट्यूट अभावग्रस्त. ग्रैंडियस का मतलब होता है भव्यता. और पिनास का मतलब होता है तपस्या. हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. और ये ग्रैंडियर है, एस नहीं है. ग्रैंडियर का मतलब भव्यता. बच्चों आइए इस चैप्टर को स्टार्ट किया जाए. सबसे पहले इस चैप्टर को हम जानें. ये चैप्टर जो है इसमें एक कहानी है. एक जंगल में एक पेड़ होता है बहुत बड़ा सा, और वो पेड़ जो है उस पेड़ पे बहुत सारे पशु पक्षी रहते हैं. बहुत सारे तरह के जानवर, बहुत सारे तरह के पशु पक्षी, बहुत सारे तरह के कीड़े मकोड़े, सांप वगैरह सब कुछ रहते हैं उसमें. और जब वो पेड़ सूखता कि किसी का एक शिकारी आता है, वो शिकारी के तीर के कारण वो पेड़ सूखने लगता है. तो फिर उस पेड़ के सूखने के कारण वहाँ से जो जानवर हैं वो वहाँ से निकल के भागना शुरू करते हैं. लेकिन एक तोता होता है जो अंत समय तक उस पेड़ के साथ रहता है. और अंत में क्या होता है इस चैप्टर के लास्ट में हम देखते हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये. तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं. इट सेज इन ए फॉरेस्ट नियर काशी देयर लिव्ड अ जाइंट ट्री. काशी के नज़दीक, काशी यानी जो हमारा वाराणसी है, बनारस है, वहाँ उसके नज़दीक एक बहुत बड़ा पेड़ हुआ करता था. इट टावर्ड ओवर ऑल द अदर ट्रीज इन द फॉरेस्ट. यह पेड़ इतना विशाल हुआ करता था कि इसने जंगल के अन्य सारे पेड़ों के काफ़ी ऊपर अपनी एक छत्र छाया बना ली थी. इट्स ब्रांचेज स्प्रेड वाइड ड्वार्फिंग वेजिटेशन फॉर माइल्स अराउंड. इसके जो ब्रांचेज थे, जो इसकी शाखाएं थी, टहनियाँ थी, वो इतनी मीलों तक फैली हुई थी कि उसके नीचे बहुत सारे छोटे छोटे वेजिटेशंस, ड्वार्फ मतलब छोटे या फिर बौने कर सकते हैं आप, जो वेजिटेशन यानी छोटे छोटे जो पेड़ पौधे उगे हुए थे मीलों तक इसके नीचे फैले हुए थे. दिस ग्लोरियस ट्री गेव शेल्टर टू मैनी लिविंग क्रिएचर्स. ये जो विशाल और ये महान जो ग्लोरियस ये जो ट्री था, ये जो पेड़ था, इसने बहुत सारे जीवों को अपने अंदर शरण दी हुई थी. शेल्टर मतलब शरण देना, आश्रय देना. Monkeys swung from its branches, chattering with delight as they ate succulent fruit. इसके ब्रांचेस के ऊपर, इसके शाखाओं के ऊपर बंदर चहलकदमी, उछल कूद किया करते थे. एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच तक कूदा करते थे. और वे इसके रसीले, सकुलेंट का मतलब होता है रसदार या रसीले जो फल थे वो खाया करते थे. Birds of every description painted the green foliage with their myriad colors as they fluttered around and made nests in its branches. इसके शाखाओं पर, इसकी पत्तियों के बीच में भांति भांति की प्रकार की अलग अलग प्रकार की बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस की जो पेंट मतलब जो चिड़िया थी वो इसके हरे पत्तों के बीच में रंग बिरंगा एक चित्र बनाती थी. और बहुत सारे उसके कलर्स उसको छाप करके रखे रहते थे. Squirrels scampered with excitement sheltering in the holes of its trunk. Squirrels यानी गिलहरी, गिलहरियाँ जो थीं इधर उधर इसके शाखाओं के अंदर कोटर बना करके, होल्स बना करके भागा दौड़ी किया करती थीं. Even as lizards and snakes crawled beneath the tree and into the burrows around the roots, seeking shade from the blistering sun. इसके अलावा जो लिजार्ड्स यानी छिपकलियाँ होती थीं, जो स्नेक्स होते थे, सांप, वो भी इसके नीचे
क्राउलिंग किया करते थे, रेंगते रहते थे और इसके कोटरों में, इसकी जड़ों में बिल बना करके अपना आश्रय बना करके रखते थे, ताकि वे झुलसा देने वाले धूप की गर्मी से, काफ़ी तेज जो रोशनी होती है उससे वो अपने आप को बचा सकें। Bees and ants made their homes in this tree, busy in their toil and confident of their tomorrow. Bees and ants यानी कि जो मधुमक्खियाँ होती थीं और ants यानी चींटियाँ जो होती थीं, वो भी इसके शेल्टर में रहती थीं, वो भी इसमें अपना घर बना करके रहती थीं और वो अपने फ्यूचर के लिए एकदम निश्चिंत हो चुकी थीं। Poisoned arrow. Next is poisoned arrow. So one day a hunter, while chasing his prey, sent a poisoned arrow deep into the trunk of this tree. एक दिन की बात है कि एक शिकारी ने एक जहर से बुझा हुआ यानी जहरीला तीर जो है वो इसके ट्रंक में, इसके जो मेन जो इसका ट्रंक होता है, जो इसकी मेन जो डाली जो इसका तना होता है, उसमें उसने एक जहर बुझा हुआ तीर मार दिया। As the poison spread through the tree, leaves began to fall and the branches began to shudder in agony. जैसे ही वो ट्री के ट्रंक में जहर बुझा हुआ तीर लगा, पॉइजन ने अपने काम करना शुरू किया और इसकी पत्तियां जो हैं वो गिरने लगीं और इसके ब्रांचेज जो थे वो मुरझाने लगे, पीड़ा से कुम्हलाने लगे, मुरझाने लगे। The snakes that were full of poison themselves were quick to recognize the fate of the tree. सबसे पहले ट्री का फेट यानी उसका जो भविष्य, उसका जो भाग्य था, दुर्भाग्य था ट्री का, इसके बारे में सबसे पहले पता चला स्नेक्स को, क्योंकि वो भी पॉइजनस होते हैं और इन्हें पॉइजन के बारे में पता चल गया। They were the first to leave. वे सबसे पहले भागने वालों में से थे, छोड़ने वालों में से थे। Close behind them were the monkeys, some of whom followed the hunter and foolishly tried to befriend him. उसके बाद उनके पीछे पीछे जो बंदर थे वो भी भाग खड़े हुए ट्री को छोड़ करके। उनमें से कुछ बंदर तो मूर्खतापूर्वक जा करके उस शिकारी से दोस्ती करने की कोशिश करने लगे। Birds abandoned their nests and took shelter in neighboring trees. जो चिड़िया थीं इस पेड़ के ऊपर, उन्होंने अपने घोंसलों को परित्यक्त कर दिया, छोड़ दिया और दूसरे अगल बगल के पड़ोसी पेड़ों के ऊपर जा कर के रहने लगे। Insects fell over themselves in their hurry to escape the fate of their protector. जो इसके आसपास में जो इंसेक्ट्स रहते थे वे भी एक दूसरे के ऊपर ढिमला करके, एक दूसरे के ऊपर गिर करके काफ़ी जल्दबाजी में वहाँ से भागने की कोशिश में वो अपने जो प्रोटेक्टर यानी कि उनका जो रखवाला पेड़ था उसके दुर्भाग्य को देखते हुए वो भी वहाँ से भाग खड़े हुए। नेक्स्ट इज द पैरट। इवन एज द ट्री विदर्ड शेडिंग लीव्स एंड फ्रूट्स, पेड़ जो था वो मुरझा रहा था, ट्री जो मुरझा रहा था, अपने पत्तियों को गिरा रहा था, एंड फ्रूट्स उसके जो थे वो भी गिर रहे थे। A parrot named Shuk did not leave his nest. एक तोता था उस पेड़ के ऊपर जिसने अपने घोंसले को अभी तक नहीं छोड़ा था। He refused to leave out of affection for the tree. वो पेड़ से इतनी मोहब्बत करता था, इतना प्रेम करता था कि उसने उसे छोड़ने से मना कर दिया। Having lived in the trees hollow all his life, the parrot refused to join the exodus and suffered despite being advised to leave by the others. पेड़ से वो इतना प्यार करता था कि वो बरसों तक उस पेड़ की कोटर में रहता था, उस पेड़ के अंदर रहता था, तो उसने रिफ्यूज़ कर दिया, मना कर दिया, अपने लोगों के साथ में जाने के लिए विदा होने से मना कर दिया, वहाँ से कूच करने से मना कर दिया और उस पेड़ के साथ ही दुख में उसके साथ में वो खड़ा रहा। यहाँ तक कि उसे एडवाइस दिया गया था लोगों के द्वारा, उसे समझाया भी गया था, सलाह भी दी गई थी कि तुम यहाँ से निकल चलो। कर्स्ड बाय हिज कंपेनियंस, उसके जो साथी थे उसके द्वारा उन्हें कर्स किया गया, श्राप दिया गया, फिर कोसा गया। When those who had fled found the parrot unwilling to leave the poison tree, they scolded and cursed their former companion. जब उन्हें ये पता चला कि ये जो पैरट है ये वहाँ से नहीं जाने वाला है, उसके जो पुराने साथी थे, वो पुराने साथी जो पॉइजन ट्री को छोड़ करके वहाँ से जा रहे थे, उन्होंने उसे कोसना शुरू कर दिया। Some called him blind and foolish, कुछ ने तो उसे अंधा, बेवकूफ़ और foolish क्या क्या न जाने क्या क्या कहा।
अदर सेड ही वॉज ए फैनेटिक एंड स्ट्राइकन बाय मैडनेस। कुछ ने क्या कहा कि ये सनकी हो चुका है, फैनेटिक मतलब सनकी, ये सनकी हो चुका है, पागल हो चुका है। इवन सम सेड द पैरट वांटेड टू प्ले अ मार्टियर। कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि ये जो पैरट है ये अब अपना बलिदान देने वाला है, मार्टियर बनने वाला है, यानी कि अपने जीवन का बलिदान देने वाला है। मोशनलेस एंड विदाउट फूड द पैरट डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू द कॉलोनी ऑफ हिज फॉर्मर फ्रेंड। भूख और प्यास से बेहाल, मोशनलेस था वो पैरट, उसने किसी भी प्रकार का कोई जवाब नहीं दिया अपने जो उनके जो कॉलोनी थे, यानी कि जो उनकी निंदा कर रहे थे, जो उसके पुराने मित्र थे उनकी जो निंदा कर रहे थे उसका उसने ध्यान नहीं दिया। हंग्री एंड सॉरोफुल द लॉयल एंड कंपैशनेट बर्ड सफर्ड विद द ट्री। वो हंग्री भी था, दुखी भी था, भूखा और दुखी था वो तोता जो कि अपने कॉम्पैशनेट था, यानी कि वो उस पेड़ के लिए उसके मन में दया थी, उसका वो साथी था, उस पेड़ के प्रति वो लॉयल था, वफादार था, और उस पेड़ के साथ ही उसके दुख में उसका साथी था वो। द पैरट एक्सेप्टेड द फेट ऑफ द ट्री एज हिज ओन एंड शेयर्ड इन द एगोनाइजिंग प्रेडिकामेंट ऑफ द ट्री। उस पैरट ने, उस तोते ने एक्सेप्ट कर लिया था उस पेड़ के दुर्भाग्य को, और साथ ही उस दुर्भाग्य को उसने अपना भी समझ लिया था, उसने उस दुर्भाग्य को अपने जैसा भी एक्सेप्ट कर लिया था, अपने लिए भी एक्सेप्ट कर लिया था, और उस पेड़ के दुख को, उस पेड़ के जो उसकी जो अवस्था थी, जो उसकी हालत थी, उसको उसने अपनी हालत समझ करके उसको भी उसने एक्सेप्ट कर लिया था। गॉड टेक नोटिस, भगवान ने इसके ऊपर ध्यान दिया। द कंडक्ट ऑफ द पैरट अमेज्ड गॉड। इस प्रकार का व्यवहार जो तोते का था उसने भगवान को भी आश्चर्यचकित कर दिया। हाउ कुड अ mere bird have qualities of compassion and loyalty that are lacking in most humans? जो गुण और जो दया का भाव किसी आम इंसान में भी बहुत मुश्किल से मिल पाता है, एक छोटे से चिड़िया, एक छोटे से तुच्छ से चिड़िया के अंदर ये कैसे हो सकता है, ये भगवान सोच रहे थे। Assuming the guise of a priest, God appeared before the shriveled tree. एक सन्यासी, प्राइस्ट मतलब एक पादरी कह सकते हो या फिर सन्यासी, साधु कह सकते हो, एक साधु का वेश बना करके गॉड जो थे वो उस पेड़ के, उस मुरझाए हुए से पेड़ के सामने प्रकट हुए। गॉड एडवाइज सुख, गॉड ने सुख को क्या सलाह दी। Addressing the bird, he said, "O Sukha, best of birds, why do you not leave?" उस चिड़िया से मुखातिब होते हुए उन्होंने चिड़िया से बात करते हुए कहा कि हे शुक, बेस्ट ऑफ द बर्ड्स, महान मतलब सभी पक्षियों में सबसे बेस्ट, वाई डू यू नॉट लीव, तुम यहाँ से जाते क्यों नहीं हो। देयर आर मैनी एक्सीलेंट ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट कवर्ड विथ लीव्स एंड हैवीली लैडन विथ फ्रूट्स। इस जंगल में बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं, बेहतरीन अच्छे अच्छे पेड़ हैं जिनके ऊपर बहुत सारी पत्तियां हैं और बहुत सारे फल भी लदे हुए हैं। ओ पेशेंट वन, हे धैर्यवान, एक्सरसाइजिंग विजडम, अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग करो। अबेंडन दिस अनक्वालिफाइड ट्री, इस बेकार से और परित्यक्त पेड़ को छोड़ दो। दैट इज़ इनकैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी गुड, जो कि अब कुछ अच्छा प्रोड्यूस करने में, कुछ अच्छा उत्पन्न करने में असमर्थ है, यानी कि अब यहाँ पे न फल लग सकते हैं, न फूल हो सकते हैं, न इसकी शाखाएं हो सकती हैं, न ही इसकी पत्तियाँ आ सकती हैं। तब शुक क्या रिप्लाई करता है, द वर्चुअस शुक हियरिंग द वर्ड ऑफ द प्राइस्ट heaved a deep sigh and replied, उस गुणवान, उस शुक ने यानी उस तोते ने इन शब्दों को सुन करके, भगवान के प्राइस्ट के यानी कि उस सन्यासी के शब्दों को सुन करके एक गहरी और ठंडी आह भरी और फिर जवाब दिया। Here I took birth, क्या कहा उसने, यहाँ पर मैंने जन्म लिया है। Here in this tree I gained all the good traits of my character and here I took shelter from the assaults of enemies। उसने क्या कहा, उसने कहा कि यही वो पेड़ है जहाँ पर जन्म लिया मैंने, यही वो पेड़ है जहाँ पर मैंने अच्छी अच्छी बातें अपने जीवन में सीखी, अच्छे विचार मेरे मन में आए, और यही वो पेड़ है जिसने मुझे दुश्मनों से मेरी रक्षा की और मुझे आश्रय दिया। Should I now abandon the one who has always been my shelter and support?
क्या मुझे उस जगह को उसे मुझे छोड़ देना चाहिए जिसने हमेशा मेरी मदद की, हमेशा मेरा सहारा बना, हमेशा मेरा आसरा बना? द वेदास देमसेल्फ प्रोनाउंस, वेदों में भी यह कहा गया है, लिखा गया है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, दैट इज ऑनर योर मदर, फादर एंड गुरु एज गॉड। मातृदेवो भव, माता, पितृदेवो भव, पिता, आचार्य देवो भव, यानी कि अपने गुरु या आचार्य की पूजा भगवान के समान करो, एज गॉड। दिस ट्री हैज़ बीन ऑल ऑफ दीज, मस्ट आई अबेंडन इट नाउ? यह पेड़ मेरे लिए तो सब कुछ है, माता भी है, पिता भी और मेरा गुरु भी है, क्या मुझे इसे छोड़ देना चाहिए? लॉयल्टी एंड कॉम्पेशन की बात अब हो रही है। सो आई हैव नो क्लेम ऑन वर्च्यू बट आई नो दैट आई विल ऑलवेज बी लॉयल टू दोज हु हैव ऑफर्ड मी सेंचुरी। तोता कहता है कि मुझे पुण्य की कोई चाह नहीं है, मुझे पुण्य नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि मैं हमेशा से ही उनके प्रति वफादार रहूँगा, लॉयल रहूँगा, कर्तव्यनिष्ठ रहूँगा जिन्होंने मुझे आसरा प्रदान किया है। सेंचुरी का मतलब यहाँ पे आसरा होगा। एन अनग्रेटफुल चाइल्ड हर्ट्स द पेरेंट्स मोर देन अ स्कॉर्पियन स्टिंग। एक जो अनग्रेटफुल चाइल्ड होता है, यानी कि वो जो कि अपने माता पिता की अवहेलना करता है, उनकी बात को नहीं मानता है, वैसा बच्चा जो होता है उसकी जो आदत, उसका जो व्यवहार होता है अपने माता पिता के प्रति, वो एक बिच्छू के डंक के समान होता है। इंडीड देयर इज़ नो ग्रेटर सिन इन द थ्री वर्ल्ड्स देन टू बी ए गुरु द्रोही। वास्तव में इस दुनिया में, इस तीनों लोकों में गुरु से द्रोह करना, यानी गुरु के साथ धोखा देने से बड़ा पाप कोई भी नहीं है। दैट इज एनिमी ऑफ योर टीचर। A man of character will never abandon and forsake those who have stood by him when he was weak and destitute. एक वैसा व्यक्ति, मैन ऑफ कैरेक्टर, एक वैसा व्यक्ति will not abandon and forsake, उसे कभी भी छोड़ा या फिर भूला नहीं जा सकता, जो कि आपके मुश्किल के दिनों में, आपके अभाव के दिनों में, आप जब अभावग्रस्त थे उन दिनों में भी वो आपके साथ खड़ा हो। If you cannot see God in the heart of one who has served as your shelter, you cannot see him anywhere else. अगर आप, जो आपको सहारा देता है, जो आपकी मदद करता है, उसके हृदय में अगर आप भगवान को नहीं देख पाते तो आप भगवान को कहीं भी पा नहीं सकते हैं, आप भगवान को कहीं भी देख नहीं सकते हैं। All sages pronounce that without the quality of compassion and loyalty, all other virtues have no value. सभी संतों ने भी ये कहा है, उच्चारण किया है कि बिना दया की भावना के, बिना लॉयल्टी यानी कि वफादारी की भावना के, वफादारी के गुण के जितने भी प्रकार के पुण्य होते हैं वो सब व्यर्थ हो जाते हैं, उनका कोई महत्व नहीं रह जाता। जस्ट एज ए स्ट्रिंग ऑफ जीरोज हैव नो वैल्यू विदाउट द फिगर वन बिफोर देम। ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार कई सारे जीरो मिलकर के भी कोई वैल्यू नहीं बना पाते हैं जब तक कि उसके आगे में कोई एक डिजिट नहीं लिखा हुआ हो। Any claim of being a devotee of God is false if you cannot show devotion toward your former protector who has now fallen on difficult times. किसी भी प्रकार का ये दावा कि आप भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, ये बेकार होता है, ये झूठा होता है। अगर आप अपना डिवोशन, अपनी भक्ति शो नहीं करते हैं, बताते नहीं हैं उसके प्रति जिसने आपको सहारा दिया हुआ है। मानो कि आपको किसी ने पहले सहारा दिया था, आपको किसी ने मदद की थी, अगर आप उसके प्रति अपनी भक्ति नहीं दिखाते हैं, अगर आप उसके प्रति डिवोशन नहीं दिखाते हैं तो आप भगवान के सच्चे भक्त नहीं हो सकते हैं। वैसे लोगों के प्रति अपनी भक्ति दिखानी चाहिए जो कि आपके बुरे दिनों में आपके सहायता आपकी उन्होंने की हो। सो बून फॉर शुका, इस प्रकार भगवान जब अपने असली रूप में आके उसे अब वरदान देते हैं। बून का मतलब होता है वरदान। So pleased by Shuka's explanation, God revealed his identity and offered the virtuous parrot a boon. इस प्रकार शुका यानी जो शुक नाम का जो तोता था, उसके बातों से, उसके एक्सप्लेनेशन से, उसकी इस व्याख्या से भगवान प्रसन्न होकर के उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को रिवील किया, उन्होंने अपनी पहचान को व्यक्त किया, सामने लाया, उजागर किया और उस गुणवान तोते को वरदान देने की इच्छा जाहिर की।
विथ टीयर्स इन हिज आईज, अपनी आंखों में आंसू भर के, द सॉरोफुल पैरट बेग्ड, वो दुखी तोता उसने याचना की, विनती की, प्लीज सेव द ट्री, हे भगवान इस पेड़ को बचा लीजिए। गॉड स्प्रिंकल्ड द ट्री विद डिवाइन नेक्टर, भगवान ने उस पेड़ के ऊपर जो पवित्र जल था जो छिड़का उसे। द ब्रांचेज ऑफ द ट्री ग्रीव हैवी विथ लीव्स, उस पेड़ की जो शाखाएं थीं वो अब मजबूत होने लगीं और पत्तियों से ढकने लगी, यानी उसके ऊपर पत्तियां उगने लगीं, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स उगने लगे। इट रीगेन्ड इट्स ग्रैंडियर, इट्स ग्रैंडियर थ्रू द पेनेंस ऑफ द पैरट, और फिर पेड़ ने अपनी भव्यता को फिर से वापस पा लिया, पेनेंस यानी कि उस तोते की तपस्या के बल पर। शुका फुलफिल्ड हिज डेट to the tree and at the end of his life owned the eternal companionship of God through his act of compassion and sacrifice। और इस प्रकार शुका ने उस पेड़ के प्रति अपनी वफादारी साबित करते हुए उसने उस पेड़ के लिए जो उस पेड़ का उसके ऊपर उपकार था, उस उपकार का बदला उसने चुका दिया। और जब शुका की लाइफ समाप्त हुई, यानी जब वो उसकी मृत्यु जब आई, तो उसने वो चीज़ जीत ली जिसके लिए सभी कोई लालायित रहते हैं पाने के लिए। वो क्या था? द एटर्नल कॉम्पेनियनशिप ऑफ गॉड, यानी कि भगवान के चरणों में, भगवान में विलीन हो जाना, उसका भगवान का चिरंतर सदा सर्वदा के लिए उसके साथ, भगवान के साथ अपने आप को विलीन कर लेना, यानी कि भगवान की शरण में, उसे भगवान की शरण मिल चुकी थी। चूँकि उसने इस प्रकार का बर्ताव, एक कॉम्पेशन का और अपना सेक्रीफाइस दिया था, उसने अपना कॉम्पेशन दिखाया था, अपनी दया की भावना दिखाई थी और अपने जीवन का उसने बलिदान दिया था, इसलिए उसको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। सो बच्चों, इस प्रकार हमने इस चैप्टर को देखा। आप लोगों से सबसे एक रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप लोग चैप्टर को या तो पढ़ते नहीं हैं या फिर वीडियोस को आप लोग ध्यान से देखते नहीं हैं। आप सारे लोग केवल क्वेश्चन आंसर के चक्कर में रहते हैं। तो आप लोगों से केवल एक ही आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैप्टर को भी थॉरोली पढ़िए और वीडियो को भी 2-3 बार देखिए, क्योंकि आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं और फिर आप लोग क्वेश्चन करते हैं। बहुत सारे बच्चे मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। कुछ ने तो मुझसे कहा कि सर जो वर्ड मीनिंग है वो आपने नहीं दिया, जबकि आप देख रहे हैं कि वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपके सामने हर एक वीडियो में वर्ड मीनिंग है और बहुत ही क्लियर तरीके से है। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, या आप ध्यान से देख लें, आपको सारे वर्ड मीनिंग यहाँ पे दिए हुए हैं। और इन सब के अलावा भी अगर आप वीडियो को पॉज करके वर्ड मीनिंग नोट कर सकते हैं। इन सब के अलावा भी अगर आपको इस चैप्टर को जब आप थॉरोली पढ़ते हैं तो बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स आपको मिलेंगे जो आपके लिए न्यू वर्ड्स हो सकते हैं। आप उनको मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि एक बात याद रखेंगे, आपका जो प्रॉपर एग्जामिनेशन होगा उसमें ये चांसेस हैं कि आपके इसके एक्सरसाइज से क्वेश्चन कम रहेंगे, बुक के अंदर से क्वेश्चन ज़्यादा रहेंगे। सो बुक को आप प्रॉपरली पढ़िए, क्योंकि उसके अंदर से क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो इस बात को आप ध्यान में रखते हुए और तब पढ़ाई कीजिए, क्योंकि प्रॉपर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। सो इस प्रकार हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। थैंक यू वेरी मच। आप इस वर्ड मीनिंग्स को देख सकते हैं।